फिक्स करा हुआ है, आपने देख लिया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन रेट। और हेलो, आज हम यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, फिलिप्स करो। फिलिप्स करो आप सभी जानते हो, जो बच्चे इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, वो सभी जानते हैं कि फिलिप्स करो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आता है और आते रहेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिलिप्स करो ये क्या है, एक इन्फ्लेशन के अंदर ही एक टॉपिक है। इन्फ्लेशन की बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, उसी सीरीज को हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब आज हम करेंगे फिलिप्स करो, उसके बाद हम करेंगे जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रीडमैन का, फिर उसके बाद हम करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो आप कंटिन्यूस इस सीरीज को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फिलिप्स करो है, ये रिलेशन दिखाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में, और इन दोनों में जो संबंध है वो नेगेटिव संबंध है। यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी की दर कम होगी। अब देखिए, जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना और इन्फ्लेशन को भी डिक्रीज करना, यानी कि मेंटेन करके रखना। और आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन टारगेट क्या है, ये है ना कि 4+2 और -2। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% तक रह सकता है और मिनिमम कितना रह सकता है, 2% तक। तो देखिए, अब इनको ये भी मेंटेन करना और साथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी बेरोजगारी को भी कम करना। लेकिन जब आप फिलिप्स करो को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, कि हम अगर प्राइस लेवल को घटाते हैं तो साथ में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना होती है। तो अब इसी रिलेशन को दिखाता है फिलिप्स करो। देखिए, जो फिलिप्स करो है ये इंग्लैंड के डेटा के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यूके का जो डेटा है कम से कम भी 100 साल का डेटा वहाँ पर उठाया गया, और 100 साल का डेटा उठाने के बाद पाया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद यूएस का डेटा लिया गया, वहाँ पर भी पाया गया कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। फिर बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका डेटा उठाया गया, उसमें भी पाया गया कि इन दोनों के बीच में, प्राइस और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव संबंध है। यानी कि आपको क्या है कि अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हो तो आपको जो इन्फ्लेशन है वो उसकी कॉस्ट पर ही आप बेरोजगारी को कम कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स करो ये कब आया, 1958 में। ये यूके के डेटा के ऊपर बेस्ड है। ये स्टैटिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर आधारित है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर आधारित है, शॉर्ट रन है, टाइम सीरीज डेटा के ऊपर आधारित है, क्योंकि देखें ना कितना लंबा समय है, लगभग 100 साल, और स्टेबल है, नॉन लीनियर है। यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट जो है, इस जो स्लाइड में है क्या दिखा रखा है यहाँ पर, आप देखिए कि जो फिलिप्स करो है उसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में बात की गई है। ये करें कि जो A.W. फिलिप्स हैं वो क्या है, एन इकोनॉमिक्स एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज स्टडिंग द केन्जियन एनालिटिक फ्रेमवर्क। जो उन्होंने क्या स्टडी किया, जो केन्स का फ्रेमवर्क था। केन्स का फ्रेमवर्क क्या था कि जब रिसेशन होता है या रिसेशन की जब बात आती है, जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन सुस्ती चल रही होती है, तो वो करें कि उस टाइम पर इन्फ्लेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती तो प्राइस कम होते। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये क्या करे, उसके बाद ये करें हैं यहाँ पर कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर लो, कब, रिसेशन में। उसके बाद देखिए, बट व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज एट इवन पुशिंग बियॉन्ड द पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन यदि संभावित जीडीपी से ज़्यादा आउटपुट होगा तो इकोनॉमी में रिस्क रहेगा इन्फ्लेशन का। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि क्या मैंने बोला यहाँ पर, यदि पोटेंशियल जो आउटपुट है वो ज़्यादा रहेगा, किससे, जो भी आपका एक्चुअल में जो आउटपुट है, तो इन्फ्लेशन का रिस्क ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखिए, यानी कि कहीं कहीं पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि फिलिप्स करो एनालाइज 60 ईयर्स ऑफ ब्रिटेन डेटा एंड डिड फाइंड द ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन विच बिकम्स नो एज ए फिलिप्स। ये क्या कह रहे, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रिटेन का या यूके का डेटा लिया गया और उस डेटा में पाया गया कि जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है
और दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के अंदर क्या है, ट्रेड ऑफ है। तो आप समझ गए होंगे ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसका मतलब ये, ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ चेंज, एक के चेंज होने से दूसरे को वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये एक, जब इन्फ्लेशन रेट कितना है 5% है, तो उस टाइम पर बेरोजगारी की दर कितना है 4% है। और जब इन्फ्लेशन कितना है 2% है, तो बेरोजगारी की दर कितना है 7% है। तो आपने देख लिया कि जो फिलिप्स कराया है वो अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशन दिखाता है, एक तरीके से नेगेटिव संबंध दिखाता है। यदि आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हो तो आप ये इन्फ्लेशन की कॉस्ट पर ही इसको कम कर पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ये आप कुछ देख रहे होगे यहाँ पर कि एग्रीगेट डिमांड जो है ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई। इस डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया गया है। किस तरीके से हम इस डायग्राम से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड ये है, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये जो दिखाया गया है ये एग्रीगेट सप्लाई का दिखाया गया। यहाँ पर आपने इससे पहले देखा था कि एग्रीगेट सप्लाई कराओ जब इस तरीके का होता है, फिर इस तरीके का होता है और फिर ये वर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि यहाँ तक क्या है, यदि डिमांड बढ़ती है तो सिर्फ क्या है, आउटपुट ही बढ़ेगा, प्राइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बाद डिमांड इंक्रीज करती है तो प्राइस और आउटपुट दोनों बढ़ते हैं यहाँ तक। उसके बाद यदि डिमांड बढ़ती है तो ओनली प्राइस ही इंक्रीज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो ये डिमांड कराओ है और ये आपका सप्लाई कराओ है। स्टार्टिंग में क्या दिखा रहा है, ये करें कि अगर डिमांड इतनी है, रियल जीडीपी इतना है, उस टाइम पर क्या है, इतना है, मतलब जो प्राइस का लेवल इतना है, डिमांड इतनी है। मैं आपको ये कह रही हूँ यहाँ पर कि यदि डिमांड कराओ, ये है आपका डाउनवर्ड स्लोप है, ये एग्रीगेट सप्लाई कराओ है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। उसके बाद यदि डिमांड इंक्रीज होकर AD से AD1 हो जाती है तो आप देख रहे हो कि साथ में जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस लेवल भी इंक्रीज हुआ। एक लेवल के बाद क्या होता है कि डिमांड बढ़ने पर जैसे जैसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इकोनॉमी में जो लेबर है, लेबर की जो सप्लाई है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो उसके क्या बढ़ेंगे, वेज रेट इंक्रीज होंगे। और जब वेज रेट इंक्रीज होंगे तो साथ में क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए गुड्स और सर्विसेज के प्राइस भी इंक्रीज होंगे। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, साथ में प्राइस भी इंक्रीज करेंगे। यही कारण है कि प्राइस इंक्रीज करने का, क्योंकि जो रिसोर्स हैं अभी हमारे पास क्या है, कम रह गए हैं। उसके बाद यदि ये वर्टिकल हो जाता तो फिर तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, रिसोर्स रहेंगे नहीं, फुली एम्प्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पर अब देखिए, अब जो फिलिप्स कर्व है वो इस कर्व से कैसे निकाला गया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जब कितना है 108 का मतलब क्या, 100% से जितना ज़्यादा होता है, जैसे 2 है तो इसका मतलब है कि 2% इन्फ्लेशन, यहाँ पर 4% है, यहाँ पर 6% है, 8% है। 8% का मतलब है कि पहले के कंपेयर में जो ये बेस ईयर है इसके कंपेयर में यहाँ पर 8 रुपये ज़्यादा हो गए हैं जो गुड्स है उसके प्राइस। अब यहाँ पर देखिए, जब इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की रेट कितनी 8 है, तो उस टाइम पर क्या, बेरोजगारी की दर कम है। और इन्फ्लेशन की रेट अगर कम है, यानी कि इन्फ्लेशन कितना, इतना है, तो उस टाइम पर यहाँ पर तो देख रहे हो आप बिल्कुल भी इन्फ्लेशन है ही नहीं। उस समय क्या है, बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है, 8% है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कर्व से ही हमने फिलिप्स कर्व को ड्रॉ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट में आप देखिए कि जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, आपने देख लिया कि कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिया गया क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कैसा होता है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व क्या होता है, अभी आपने देखा स्टेबल होता है, स्टेबल होगा और नॉन लीनियर होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ली गई है, और जिससे अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम दूसरा बनाऊं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन रेट को लिया, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, और सेकंड हमने लिया है मॉनेटरी वेज रेट को। मॉनेटरी वेज रेट,
मॉनेटरी वेज रेट, ये ध्यान रखिएगा। इनकी दो चीज़ें ली हैं, इन्फ्लेशन भी वेज रेट भी। अब आपने देख लिया कि ये फिलिप्स करो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट है ना, तो खाली यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं वेज रेट को भी। अब देखिए जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेज रेट भी इंक्रीज करती है। कारण क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने के साथ क्या होता है, एक तो आप जानते हो कि जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरी बात अगर यहाँ पर आप कॉमन उससे समझना चाहो तो प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, कमोडिटी की जो डिमांड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी कीमत इतने में आप उसको सेल करते हो, तो हमारी भी वेज इंक्रीज करो। एक तो ये रीजन है। दूसरी बात यह है कि डिमांड पहले बढ़ी है, डिमांड बढ़ने के कारण से सप्लाई इतना हो नहीं पा रहा है, सप्लाई इंक्रीज तो हो रही है क्योंकि फिलिप्स कर्व निकालने के लिए अभी देखा था आपने कि आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा था, प्राइस भी, लेकिन जितने से सप्लाई बढ़नी चाहिए उतने से नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण से क्या हो जाता, वेज रेट इंक्रीज कर लिए हो जाते। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट मॉनेटरी वेज है रियल वेज है। ये जो वेज की बात की गई है मॉनेटरी वेज की बात की गई है। मॉनेटरी वेज और रियल वेज में क्या डिफरेंस होता है, एक मॉनेटरी वेज होते हैं, एक रियल वेज होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जब हम बात करते हैं मॉनेटरी वेज की तो इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, जब रियल वेज की बात करते हैं तो यहाँ से इन्फ्लेशन को निकाल लिया जाता है, कि इन्फ्लेशन निकलने के बाद जो आपके पास बचता है। तो ये वही है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है और ये इन्फ्लेशन रेट है, इन दोनों में कैसा संबंध है, नेगेटिव संबंध है। अब देखिए थ्योरेटिकल जो फिलिप्स कर्व है, जो थ्योरेटिकल जो फिलिप्स कर्व आपको क्या दिखाता है कि थ्योरेटिकल फिलिप्स कर्व, द फिलिप्स कर्व शोज द इनवर्स ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज वन इंक्रीज अदर मस्ट डिक्रीज। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इन दिस इमेज एन इकोनॉमी कैन आइदर एक्सपीरियंस 3% अनएम्प्लॉयमेंट एट द कॉस्ट ऑफ 6% इन्फ्लेशन। यदि वो 3% बेरोजगारी करना चाहते हैं तो उनको 6% इन्फ्लेशन के साथ ही 3% तक वो क्या है, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट 5%, यदि बेरोजगारी 5% बढ़ जाती है तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए। अब देखिए यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि 6% अगर इन्फ्लेशन है तो 3% बेरोजगारी, अगर 2% इन्फ्लेशन रहेगा तो बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। तो चलिए अब यहीं तक हम इसको करते हैं। जो फिलिप्स कर्व आपने देख लिया कि फिलिप्स कर्व किस तरीके का है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में